23 फरवरी को पिछले साल जो किया, जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगा। कोई पछतावा नहीं है, केवल पछतावा यह है कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को नहीं बचा पाए, कांस्टेबल रतन लाल को नहीं बचा पाए। और किन्होंने मारा आपको पता है? कांस्टेबल रतन लाल को किसने मारा है? चांदबाग में बैठी हुई औरतों ने, महिलाओं ने मारा, पत्थरों से पीट पीट के मारा। उसका वीडियो है। उन्होंने बोला हिंदू इकोसिस्टम बनाया कपिल मिश्रा ने, और वैसे ही तो दिशा रवि ने बनाया है। तो मैंने कहा हिंदू इकोसिस्टम ने क्या लाल किले से तिरंगे को जलाने के लिए बोला क्या? भारत के सारे दुनिया में दूतावासों के सामने प्रदर्शन करने को बोला क्या? दुनिया के देश भारत के साथ व्यापार बंद कर दें, ऐसा करने को बोला क्या? भारत में चाय और योग इसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा करने को बोला क्या? और चाय और योग तो तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर सकता। चाय वाला तुमसे झेला नहीं जा रहा, योग वाला तुमसे झेला नहीं जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम। 1 साल दिल्ली को जलते हुए देखे हुए, 1 साल अपने आसपास के लोगों को छीनते हुए देखे, 1 साल। लेकिन ये भारत है। बिल्कुल सही कहा मोनिका दीदी ने कि हमने तो मुगलों को, औरंगजेब जैसे राक्षसों को झेल लिया है, तो तुम्हारी साजिशें क्या चीज़ है? जब जब तुम किसी की सड़क बंद करोगे, किसी का स्कूल जाना बंद करोगे, किसी का अस्पताल जाना, नौकरी जाना बंद करोगे, तब तक कोई ना कोई कपिल मिश्रा तो खड़ा होगा ही। जब जब तुम किसी चिदम्बरम को, किसी कपिल सिब्बल को लाके खड़ा करोगे झूठ की वकालत करने के लिए, तब तक कोई ना कोई मोनिका अरोड़ा तो खड़ी होंगी ही। जब जब तुम्हारे राजदीप, बरखा, निधि ऐसा प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वाले लोग सामने आएंगे, तब तक कोई ना कोई अशोक श्रीवास्तव उनके सामने खड़ा मिलेगा ही। जब जब तुम विश्वविद्यालयों में छात्रों में इतिहास और वर्तमान को झूठ फैलाते हुए भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रचोगे, वहाँ कोई ना कोई प्रेरणा मल्होत्रा उस साजिश को ध्वस्त करने के लिए खड़ी होगी। और जब जब कोई ब्लूमबरी ये सोचेगा कि उसके अंदर सत्य को बरी करने की ताकत आ गई है, तब बीज रूप में पौधे की तरह बड़े होते हुए सत्य के रूप में गरुड़ प्रकाशन खड़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें आभार व्यक्त करना चाहिए उन वीरांगनाओं का, वो 3 वीर तेजस्वी भारतीय नारी जिन्होंने खतरनाक प्रोपेगेंडा, झूठ की आंधी, उसके सामने एक सत्य का दिया जलाया इस रिपोर्ट के रूप में। ये जो किताब है दिल्ली रॉयस 2020, मोनिका अरोड़ा जी, सोनाली जी, प्रेरणा जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये कोई साधारण किताब नहीं है। कितनी तारीख को क्या हुआ, कौन कहाँ गया, पैसा कहाँ से आया, कब क्या हुआ, दिल्ली के दंगों का सब कुछ इस किताब में लिखा है। क्योंकि इसमें दिल्ली के दंगे करने वालों के बारे में लिखा है, इसलिए इसमें मेरे बारे में ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। आसान नहीं है। और वो पल जब ब्लूम्सबरी बोल रहा है कि रिलीज होगी बुक, और 1 घंटे रिलीज लॉन्च के बाद, इवेंट शुरू होने के बाद उधर ईमेल भेज के मना कर रहे हैं, और तब अंकुर का आगे आना और ये बोलना कि मैं लाके दूंगा इस देश की जनता को और दुनिया को, ये पढ़ने की जरूरत है, हम छापेंगे इसको। और आपको पता है ये बुक कहाँ कहाँ, इसका अमेरिका में लॉन्च हुआ है, इसका ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ है, यूके में लॉन्च हुआ है, थाईलैंड में लॉन्च हुआ है, सिंगापुर में लॉन्च हुआ है, भारत के हर शहरों में लॉन्च हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने जब सत्य को दबाने की कोशिश की, तब असली हिंदुस्तान खड़ा हो गया उस सच के साथ। दिल्ली के दंगे कोई साधारण घटना नहीं है।
दिल्ली के दंगे कोई ऐसी घटना नहीं है जो भूल जाएं, और क्योंकि अब 1 साल हो चुका है, 1 साल बीत जाने के बावजूद, हत्यारों के पकड़े जाने के बावजूद, छतों से बम वीडियो में है वो दिखने के बावजूद, जो जेल में बैठे हैं उनके कबूलने के बावजूद, उसके बावजूद भी इस देश में ऐसे झूठा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है कि आज भी वही झूठे सवाल उठाए जाते हैं। आज भी कोई रवीश कुमार फिर किसी शाहरुख को अनुराग मिश्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कोई ना कोई एनडीटीवी कहीं ना कहीं ये झूठ फैला रही है कि सरकार ने कोई ऐसा कानून ले आया जिससे किसी को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। उसके सामने हम लोग खड़े। भजनपुरा का पेट्रोल पंप जिसके बारे में प्रेरणा जी बता रही थी, वो जब जला था 2 किलोमीटर तक उसका धुआं फैला हुआ था, लोग घरों में सांस नहीं ले पा रहे थे। और प्रीति गर्ग जिस महिला के बारे में बताया गया, जिसने अपने बच्चों को, एक माँ ने अपने बच्चों को अपने हाथ से छत से नीचे फेंका कि कोई पकड़ लेगा तो बच जाएंगे, लेकिन जिंदा तो बचेंगे ही नहीं अगर घर में रह गए, क्योंकि घर जल रहा है। क्या बीत रही होगी उस माँ पे। और तब मेरे मन में एक सवाल आया था, मेरे मन में ये सवाल आया था कि जब हमारे घर में आग लगाई गई तब कोई मुफ्त का पानी उस आग को बुझा नहीं पाया। जब अंकित शर्मा जी के परिवार को दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद रहने के लिए जाना पड़ा, तब कोई फ्री डीटीसी बस उनको लेके छोड़ के नहीं आई वापस। ये वो कड़वा सत्य है जिसकी कीमत हम दिल्ली वाले चुका रहे हैं। बहुत महंगी पड़ी है हमको ये। रिंकू शर्मा जी के प्राण की कीमत, राहुल के प्राण की कीमत, ध्रुव त्यागी के प्राण की कीमत, अंकित शर्मा के प्राण की कीमत, डॉक्टर नारंग के प्राण की कीमत, रूप बेसोया के प्राण की कीमत, अंकित त्यागी के प्राण की कीमत, निकिता तोमर, अपने आईपी ऑफिसर कांस्टेबल रतन लाल, विनोद कश्यप, दिनेश खटीक, कितने नाम। गुनाह क्या था उनका, किया क्या था उन्होंने, क्यों मार दिया उनको। घर के अंदर घुस के, वो तुम्हारे मोहल्ले में जाके नहीं मरे हैं, वो अपने घर में मरे हैं। मेरे को पूछा अभी बीबीसी ने पूछा कि कौन कितना मरा है, उसके बारे में, कितने ज्यादा मरे हैं, कितने कम मरे हैं। कुछ लोग ज्यादा मर गए हैं, कुछ लोग ज्यादा मर गए हैं, इसलिए शायद उनके खिलाफ ये साजिश हुई होगी। तो मैंने बस एक सवाल पूछा कि कौन मर गया। अगर इससे फैसला होता कि कौन अपराधी है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हिटलर मर गया था। तो क्या पूरी दुनिया अपराधी थी उस युद्ध की। जो मारने आया वो मरता भी है। रावण भी मरा है, हिटलर भी मरा है। मरने की संख्या मत गिनो, उनको धर्म में मत बांटो। ये देखो कि किसकी मृत्यु कहां पे हुई है, कौन किसके मोहल्ले में मरा है, कौन अपने घर के अंदर मारा गया है और कौन दूसरे के घर के सामने मरा हुआ मिला है। वो भी तो देखा जाएगा, वो भी तो सवाल उठाएंगे, या खुलेआम झूठ। ऐसे लोग जो शांति से रहते हैं, ऐसे लोग जिनकी सड़कें बनती तब भी कुछ चुप बैठे थे 100 दिन तक, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तब भी चुप बैठे थे, अस्पताल नहीं जा रहे थे तब भी चुप बैठे थे। बीमार माँ बाप को अस्पताल ले जाने के रास्ते बनते। 35 लाख दिल्ली की आबादी को बंद करके रख दिया गया था, केवल एक झूठ के आधार पे, प्रोपेगेंडा के आधार पे। और उसके बाद सफेद झूठ की 23 फरवरी को दंगा शुरू हुआ है। जब दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में अमानतुल्लाह खान ने खड़े होकर बोला कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की दाढ़ी टोपी बैन कराने वाले हैं, मुस्लिमों का बुर्का बैन कराने वाले हैं, मस्जिदों में नमाज बैन कराने वाले हैं, और उसके बाद वहां से भीड़ निकली और उसने सीएनजी बसों को आग लगाई, क्या वो दंगा नहीं था? दिसंबर 2019 में दंगा नहीं था? सीमापुरी में आईपीएस ऑफिसर राजवीर, बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ ने दिसंबर 16 या 17 दिसंबर पत्थरों से मारा उस आईपीएस ऑफिसर को, जमीन पे लेट गया, 25 दिन अस्पताल में रह के आया वो, क्या वो दंगा नहीं था? सीलमपुर में स्कूल के बच्चों से भरी हुई बस 19-20 दिसंबर आग लगा दी, बच्चों को बचाया गया बड़ी मुश्किल से, वो दंगा नहीं था? ये दिसंबर 2019 की बात है। जामा मस्जिद से भीड़ निकली, दरियागंज थाने में आग लगा दी, आसफ अली रोड पे खड़ी हुई गाड़ियों को आग लगा दी, वो दंगा नहीं था? बंगाल में रेलवे स्टेशन जलाए, मध्य प्रदेश में थाने जलाए, चौकियां जलाई, यूपी में दंगे करने की कोशिश की दिसंबर में, और आप बोलते हो कि कपिल मिश्रा आया तो दंगा हो गया।
23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी उमर खालिद बोल के गया ट्रंप आएगा तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ तमाशा करेंगे, दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की साजिश करेंगे। 22 तारीख को फरवरी को ताहिर हुसैन थाने में जाके अपनी रिवॉल्वर रिलीज करवा के लाता है। उसको सपना आया था कि 23 तारीख को मैं बयान देने जा रहा हूं। क्या वो बम, वो पत्थर, वो एसिड वो उसने मेरे भाषण के बाद अपनी छत पे इकट्ठे करे होंगे? ऐसा सफेद झूठ, ऐसा प्रोपेगेंडा, हथियार ले लिए, बम ले ली, गोलियां ले ली, बंदूक रिलीज करा ली, एसिड इकट्ठे कर लिए पूरे के पूरे मोहल्ले को जलाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी गुलेल बना ली सीरिया में जैसी इस्तेमाल होती हैं, और आप बोलते हो कि मैं वहां पे गया सड़क खुलवाने के लिए, इसके कारण दंगा हुआ। आज 1 साल हो गया है, इसीलिए बात दोबारा बोलना चाहता हूं। 23 फरवरी को पिछले साल जो किया, जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगा। कोई पछतावा नहीं है, केवल पछतावा यह है कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को नहीं बचा पाए, कांस्टेबल रतन लाल को नहीं बचा पाए। और किन्होंने मारा आपको पता है? कांस्टेबल रतन लाल को किसने मारा है? चांद बाग में बैठी हुई औरतों ने, महिलाओं ने मारा, पत्थरों से पीट पीट के मारा। उसका वीडियो है। डीसीपी अमित शर्मा, ईश्वर की कृपा से उनके प्राण बचे, 35 दिन अस्पताल में रह के आए हैं। वो उधर बात करने गए थे उन महिलाओं से, तो वो उनको बोला आप हेलमेट उतार के बात कीजिए। हेलमेट उतारा, उनके सिर पे पत्थर मारा महिलाओं ने। वो भागे तो भीड़ उनके पीछे भागी है। अस्पताल में गए तो अस्पताल को आग लगा दी। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे? किस चीज का गुस्सा था? किस चीज की नफरत थी? किस चीज की तैयारी थी? इस शहर को जलाने की, मार देने की? मैं मौजपुर में मिलता हूं लोगों से, जहां पे मैं गया था, यमुना विहार में, भजनपुरा में, गोंडा में, सोनिया विहार में, करावल नगर में, खजूरी में, जहां ये अत्याचार, ये आगजनी हुई है, वहां सामूहिक नरसंहार की तैयारी थी इन लोगों की। हजारों लोगों को मारने की तैयारी थी। रातों रात इतने हथियार, इतना गोला बारूद, गुलेल, बम, एसिड ऐसे नहीं आता है शहर के अंदर। और कौन सा मीडिया, इसे आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। इसी इलाके में आप इतना भी नहीं जान पाए कि 5-7 साल पहले यहाँ भटकल के आतंकवादी के लड़के पकड़े गए थे इन्हीं इलाकों में। इस इलाके की हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं समझते आप। 4 महीना पहले यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर बनाते हुए केमिस्ट की दुकान में लोग पकड़े गए थे। आप बताना नहीं चाहते सच। जनवरी में 5 बार इस इलाके में हथियारों का जखीरा दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। आप बताना नहीं चाहते सच। आपको केवल एक लाइन पकड़ लेनी है कि किसी ने आके बोल कैसे दिया अपनी सड़कें खाली कराने के लिए, किसी ने आके बोल कैसे दिया कि मेरे बच्चों को स्कूल जाने दो, मेरे बुजुर्गों को अस्पताल जाने दो, मुझे नौकरी पे, काम पे, धंधे पे जाने दो। तुम्हें आते होंगे कहीं से आतंकियों के पैसे, हमें मेहनत करके कमाना है, हम 90 दिन घर में बैठ के नहीं रह सकते। और ऐसी भयानक साजिश देश की राजधानी के अंदर, और उसको करने वाले लोग आज भी सफूरा जरगर, जिसको मासूम बताया जाता है, मैंने ये किताब में पढ़ा है, वो 15-16 फरवरी को चांदबाग में उस मीटिंग में बैठी थी रात को, जहां ये डिसाइड हुआ था कि बड़े बड़े हमले करने होंगे और हथियार इकट्ठे करने होंगे, पुलिस वालों को भी मारा जाएगा। ये तो 15 फरवरी को मीटिंग हुई थी, 16 फरवरी को मीटिंग हुई थी। लेकिन इस देश का आपराधिक मीडिया अपनी आपराधिक चुप्पी साधे हुए झूठ बेचने की कोशिश करता है। केवल और केवल सत्य सामने लाने के लिए ये एक छोटा सा दिया आया है। केवल खुलेआम आप झूठ बोल रहे हो। कितने प्राणों को लेने के बाद आपकी ये खून की प्यास बुझेगी? कितने लोगों को मारने के बाद? एक तिवारी जी हैं, नूरे इलाही के पास में उनकी दुकान थी, पान की दुकान। वो पान की दुकान जला दी गई। 19 साल की उनकी बेटी थी, वो शादी की बात कर रहे थे कहीं पे। एक ही दुकान से उनका घर चलता था, केवल एक ही दुकान से, और 12 लोगों का परिवार था। वो दुकान जली, वो बिटिया ने दुकान जली, उसकी फ़ोटो देखी, उसकी जुबान चली गई सदमे में। 7 महीने लगे उस बच्चे को ठीक होने में। उसको लगा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों जली उनकी दुकान? क्यों जली? क्यों जलाई? वो गए थे क्या तुम्हारे मोहल्ले में आग लगाने के लिए? किसी के घर में जाके जला रहे थे क्या? उनकी दुकान पे आके जलाया गया। मार्किंग करके, जिस दुकान में नो सीए लिखा है वो छोड़ दो, जिसमें नहीं लिखा है वो जला दो। इतनी भयानक तैयारी।
ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? आप जीनोसाइड और होता क्या है? कहा किसको जाता है? और उसके बाद आप मरने वालों की संख्या गिन रहे हो, उसके बाद आप बता रहे हो कौन ज्यादा मर गया कौन कम मर गया, उसका धर्म गिनने की कोशिश कर रहे हो। मुझसे पूछा, हमने मदद की, बिल्कुल मदद की, गर्व के साथ मदद की। दिल्ली के दंगे में एक हिंदू व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है या गोली लगी है या घायल हुआ है या दुकान चली है, हमने कोशिश की 1,90,00,000 रुपए की मदद की। मुझसे पूछा कि आप और किसी की मदद क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा वहां पूरा वक्फ बोर्ड खड़ा है, पूरी दिल्ली सरकार खड़ी है, देश का सारा मीडिया खड़ा है, दुनिया की सारी एनजीओ खड़ी है, इनके साथ कौन खड़ा है उसका भी तो नाम बताओ, कौन खड़ा है इनके साथ? और उसके बाद भी सवाल हम ही से कि हम इनका भी हाथ क्यों थाम रहे हैं? इस तिवारी जी की जली हुई दुकान क्यों बना रहे हैं दोबारा? मतलब हम मर भी जाएं और हम दर्द भी हो रहा है ये भी ना बोले। हमने हाथ तो नहीं उठाया, डीसीपी के बगल में खड़े होके बोला। जिसको अपराध करना होता है वो डीसीपी के बगल में खड़े होके बोलता है क्या? वीडियो मैंने डाला, मेरे ट्विटर हैंडल पे वीडियो पोस्ट हुआ, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, ट्रंप के जाने के बाद अगर सड़क खाली नहीं हुई तो लोकतंत्र में और क्या तरीका होता है? पुलिस को अल्टीमेटम नहीं देंगे तो कोई भी आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, धरना करेगा तो अल्टीमेटम नहीं देगा क्या पुलिस को? और तुम सड़क बंद कर सकते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते क्या? सीए वापस नहीं होगा सड़कों पे बीबियां बिठाने से, ये मैंने बोला था। लेकिन आप आग लगाओगे इस शहर के अंदर और उसके बाद हमसे ही सवाल पूछोगे जिनके घर जले हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके कमाने वाले लोगों को आपने छीन लिया। एक रिक्शा चलाने वाला उसको मार दिया, कोई बैटरी का काम करने वाला उसको मार दिया। दिलबर नेगी का परिवार कितना 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 मुश्किलों में रहने वाला वो परिवार है। उनके घर जाने के लिए आज भी गाड़ी नहीं जाती वहाँ पर, आपको कम से कम 8 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है उनके परिवार से मिलने के लिए। उनका लड़का उधर होटल में काम करता था, खाना बनाता था, चुपचाप ऊपर छत में छुप के सो रहा था। क्यों मारा उसको और कैसे मारा? आईएस के तरीके से मारा, जैसा कहा जाता है सिखाया जाता है उसी तरीके से मारा। हाथ काटा, पैर काटा और जिंदा जला दिया। अंकित शर्मा मारा तो मारा, नाले में लाश फेंक दी और उस नाले में अभी भी नहीं पता और कितनी लाश फेंकी होंगी। और आप उसके बाद भी गुनहगार हमें, उसके बाद भी अपराधी हमें, उसके बाद भी आतंकी हमें, उसके बाद भी दंगाई हमें, क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपना दर्द बखान कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने गए हुए लोगों के परिवारों का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा कोई हमारे आसपास हमारे घर को जलाने की हिम्मत ना कर पाए। इतना तो कम से कम एक दूसरे का हाथ थाम के हम बैठ जाए। उसके लिए आप हम पे सवाल उठा रहे हो। बिल्कुल सही कहा प्रेरणा जी ने, मोनिका जी ने, ये पायलट प्रोजेक्ट था, देश की राजधानी में करके आप मैसेज देना चाहते थे और उसको रेप्लिकेट किया आपने बेंगलोर में। उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश अभी दोबारा आप कर रहे हैं और भी बड़े स्केल पे कर रहे हैं। कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा, कितना अत्याचार। पर क्या हम हार मान जाएंगे क्या? क्या चुप हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि यहां से कहां जाएंगे हम? भाई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया, पहले पाकिस्तान था, लाहौर था, रावलपिंडी था, कराची था, उधर से भगा दिया, इधर ढाका था, बांग्लादेश था, उधर से भगा दिया। अभी इधर से कहां जाएंगे? राहुल गांधी तो है नहीं, वायनाड चले जाएंगे। कहां जाएंगे? कहां जाएगी वो प्रीतिकर, कहां जाएगा वो दिनेश खटीक, कहां जाएगा विनोद कश्यप का परिवार? इधर ही रहना है। कैसे? क्यों? 1 साल और 1 साल के बाद भी झूठ जारी है, प्रोपेगेंडा जारी है, मानने को तैयार नहीं। मैं बताऊं, एक वायर है, एक पब्लिकेशन है, उस पोर्टल भी है, कुछ वीडियो भी बनाते हैं। वो ताहिर हुसैन भागा हुआ है, हत्या करके भागा हुआ है, फरार है, टीवी में चल रहा है, मीडिया में चल रहा है। पुलिस बोल रही है कि हम ताहिर हुसैन को ढूंढ रहे हैं। वो उधर किधर है? वो अरफा खानूम के साथ है, वो उसका वीडियो बना रही है मस्जिद में और वीडियो रिलीज कर रही है ताहिर हुसैन को मासूम बता के, और उधर मीडिया को फोन करके बोल रही है इसको कोर्ट में जाने से पहले पहले इसका वीडियो चलाओ, इसको अरेस्ट करने वाले हैं। ये पत्रकारिता है क्या? ये पत्रकारिता है?
ऐसे रवीश कुमार, आप उसको मैग्सेसे अवार्डी पत्रकार बोलते हो, जिसको अनुराग और शाहरुख के बीच का फर्क नहीं पता, जो केवल जलती हुई दिल्ली देखना चाहता है, उसको आप पत्रकार बोलते हो? वो सभी नेता जो बोल रहे थे हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, कहां थे? 3 दिन दिल्ली जलती रही, कहां थे दिल्ली के तथाकथित मालिक? मैं कहता हूं आप हमारे घर नहीं आए आग बुझाने, उनके घर तो चले जाते जिनको अपना बोलते हो। किसके घर गए? कहां थे? देखा था किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 दिन सड़कों पे? डिप्टी सीएम को किसी ने देखा था? छोड़ दिया जलने के लिए शहर, जलाओ, मरो, मरने के बाद आएंगे, राजनीति की रोटी सेकेंगे। तब वहां पे हम खड़े थे लोगों के बीच में, आग के बीच में, आग बुझाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन एक सबक सीखा मैंने, सबक यह सीखा कि इस झूठ से लड़ने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। केवल और केवल ये किस्मत है कि कोई मोनिका दीदी जैसे लोग खड़े थे जो सत्य सामने ले आए दिल्ली दंगों का, या अशोक जी जैसे लोग जो सवाल पूछने लगे, या सोशल मीडिया की वो दुनिया जिसने खुल के बोला, जिसके आगे उनका झूठा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। वरना उनका बस चलता तो वो उठाते कपिल मिश्रा को और जेल में डाल देते और सारे 56 खून कपिल मिश्रा के सर पे लगाते। लेकिन कल किसी और के सर पे भी लगाएंगे, परसों किसी और के भी सर पे लगाएंगे। हर कोई के साथ शायद कोई मोनिका दीदी या कोई अशोक श्रीवास्तव खड़ा हुआ ना मिले जो सच सामने लाने की हिम्मत करता हो। इसीलिए तो एक होना जरूरी है, हमारा इकोसिस्टम होना जरूरी है, हमारा एक दूसरे का हाथ थामना जरूरी है। कहीं कोई धर्म के लिए काम कर रहा हो तो उसकी मदद करना जरूरी है। कहीं कोई अपने परिवार का बच्चा केवल और केवल इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो अपनी ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने की कोशिश करता है, उसका परिवार उसके जाने के बाद अकेला हो, अकेला ना पड़े, इसके लिए हमारा खड़ा होना जरूरी है। मैं आप सबसे भी यह आह्वान करता हूं, हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हिंसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ थामने की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अपना कोई साथी कमजोर पड़ रहा है क्या सत्य की लड़ाई लड़ते हुए, उसको साथ देना है। कहीं पे किसी को टारगेट किया जा रहा है क्या, उसकी मदद करनी है, बोलना है, आवाज बननी है। इस्लामिक आतंकवाद और अर्बन नक्सल, इनकी केवल एक ताकत है, इनकी ताकत यह है कि ये सोचते हैं कि जब ये 1% लोगों को सड़कों पे आग लगाने के लिए उतारेंगे तो 99% लोग अपने घरों में डर के चुप होकर तमाशा देखेंगे। ये इनकी ताकत है। इस ताकत के बल पर ये देश को जलाना चाहते हैं। इनको लगता है कि मुट्ठी भर आतंकवादी आएंगे, वो मारेंगे और जनता चुप होकर तमाशा देखेगी, अपने घर में टीवी में खबर देखती रहेगी। मुट्ठी भर लोग सड़कों पे कब्जा करेंगे, आगजनी करेंगे, लूटेंगे, लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश करेंगे और जनता केवल टीवी पे तमाशा देखेगी। इनकी यही ताकत को तोड़ना है। मेरी गली बंद करोगे तो मैं आके खुलवाऊंगा, मेरा रास्ता बंद करोगे तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं बोलूंगा कि खोलो। और जिस दिन हमने ये बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने इनकी 1% के द्वारा लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश के खिलाफ 99% लोगों ने केवल बोलना मात्र शुरू कर दिया, उस दिन इस्लामिक जिहाद, अर्बन नक्सल, इनका कुछ नहीं बच सकता इस देश में। आज अभी जो चल रहा है उसके बारे में मोनिका जी ने बताया, टूल किट के बारे में, ग्रेटा के बारे में। ऐसी क्या कमी आ गई है? आप किन लोगों को अपना नेता बना के ला रहे हो यार? थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपके पास नेता की कमी हो, लेकिन मियां खलीफा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दोगे क्या? जो लोग अपनी एक फोटो एक मैगजीन में छपवाने के लिए पैसे लेते हैं, उस फोटो में कितना दिखना है और कितना नहीं दिखना इसके पैसे लेते हैं, उन्होंने फ्री में ट्वीट की होगी क्या? कर सकते हैं क्या? जो अपना हाथ, चेहरा, वो कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा उस तक की फोटो के पैसे लेके जीवन यापन करने वाले लोग ट्वीट फ्री में करेंगे क्या? उनके द्वारा भारत की नीतियां निर्धारित होंगी। उन्होंने बोला हिंदू इकोसिस्टम बनाया कपिल मिश्रा ने, और वैसे ही तो दिशा रवि ने बनाया है। तो मैंने कहा हिंदू इकोसिस्टम ने क्या लाल किले से तिरंगे को जलाने के लिए बोला क्या? भारत के सारे दुनिया में दूतावासों के सामने प्रदर्शन करने को बोला क्या? दुनिया के देश भारत के साथ व्यापार बंद कर दें ऐसा करने को बोला क्या?
भारत में चाय और योग इसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा करने को बोला क्या? और चाय और योग तो तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर सकता। चाय वाला तुमसे झेला नहीं जा रहा, योग वाला तुमसे झेला नहीं जाएगा। लेकिन किस चीज का कंपैरिजन करना चाह रहे हो? किन चीजों की तुलना करना चाह रहे हो? हत्याओं को इग्नोर कर देना चाहते हो और कोई अपनी आह भर दे तो उसको आतंकी बताना चाहते हो। मैंने बोला जिनको अफजल में और बुरहान में भाई नजर आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नजर आता है। लेकिन आज क्योंकि 1 साल पूरे हो गए, आज समय याद करने का अपने उन साथियों का जिनको हमसे छीन लिया गया है। आज समय ये समझने का कि कौन लोग थे जो हमें मरते हुए और जलते हुए देखना चाहते थे। आज समय ये जानने का कि अगली बार कभी कोई हमारा घर जलाने आएगा, उससे पहले क्या हम उस आग को बुझाने के लिए तैयार हैं, अलर्ट हैं, उस बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या हम एक दूसरे को कम से कम खतरे के बारे में बता पा रहे हैं? ये राजधानी है, राजधानी में एक एक करके लोग छीने जा रहे हैं हमसे, केवल और केवल धर्म के नाम पर छीने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या हम बोलने को भी तैयार हैं क्या? ये सोचने का समय है, ये अपनी जिम्मेदारी को समझने का समय है। तो पुनः आप सभी से ये आह्वान करता हूँ कि प्रेरणा लीजिए मोनिका जी जैसों से, अशोक जी जैसों से, अंकुर से, प्रेरणा जी से, सोनाली जी से। इनसे प्रेरणा लेके, ऊर्जा लेके, संकल्प लेके कम से कम इतना सुनिश्चित कीजिए कि धर्म के लिए अपना कोई साथी अगर काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ हाथ थाम के खड़े जरूर होंगे, उसकी मदद जरूर करेंगे। और अंत में केवल एक निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए वो अंकित शर्मा जी, वो रतन लाल जी, अपने दिनेश खटीक जी, विनोद जी, वो सब दिलबर नेगी जी, सबके लिए 1 मिनट के लिए प्रार्थना कि उनकी आत्मा जब भी देखे हमारी तरफ तो जो हेल्पलेसनेस उन्होंने महसूस की थी वो दोबारा किसी और आत्मा को महसूस ना करनी पड़े। 1 मिनट का मौन। ओम शांति। बहुत बहुत आभार।